हेलो डियर स्टूडेंट्स, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का सोशियो पॉइंट चैनल पर। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। बच्चों, आप लोगों को मैंने आईपी देसाई का फर्स्ट पार्ट दिया है जिसमें इंडियन जॉइंट फैमिली के बारे में और आईपी देसाई के बारे में काफ़ी कुछ नॉलेजेबल चीज़ें बताई हैं, जिन पॉइंट्स को आप कहीं पर भी मेंशन कर सकते हो। तो पहले वो वाला वीडियो आप लोग देख लीजिएगा, उसके बाद कंटिन्यूएशन में ये वाला वीडियो है, ठीक है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे आईपी देसाई की जॉइंट फैमिली की स्टडी, ठीक है, जो कि महुआ में की थी उन्होंने। महुआ जो कि गुजरात में है, ठीक है। और इससे रिलेटेड बुक आपकी है सम एस्पेक्ट्स ऑफ फैमिली इन महुआ। तो जितने भी बीए सेमेस्टर 5 के स्टूडेंट्स हैं सभी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये एग्ज़ाम भी आने वाला है, तो 2-3 बार इसको अगर आप लोग देख लोगे और इसके पॉइंट्स रिवाइज़ कर लोगे तो मतलब कुछ ऐसा ख़ास है नहीं इसमें कि आपको लर्न करना पड़े, ठीक है। और आप लोगों को इसमें डिग्री ऑफ जॉइंटनेस से रिलेटेड आपको शॉर्ट नोट आ सकता है। इसके अलावा मार्जिनल जॉइंट फैमिली, ठीक है, हिंदी में क्या कहेंगे, संयुक्तता की मात्रा। और दूसरा टॉपिक कौन सा है, सीमांत संयुक्त परिवार। इन दोनों टॉपिक से शॉर्ट नोट बन सकता है, ठीक है। वो सारी चीज़ें क्या हैं वो आपको इसमें पता चल जाएंगी, ठीक है। तो जैसा कि आपको इससे पहले वाले वीडियो पे पता चल गया था कि इन्होंने जो हमारे यहाँ परिभाषा दी जाती है संयुक्त परिवार और केंद्रक परिवार की, न्यूक्लियर एंड जॉइंट फैमिली की, उससे ये एग्री नहीं होते हैं। पार्शियली एग्री होते हैं, बट ये कहते हैं कि ऐसी कोई डेफिनेशन ही नहीं दी जा सकती जिसमें हम किसी जॉइंट फैमिली के सारे एस्पेक्ट्स को कवर कर सकें, ठीक है। इसके अलावा इससे पहले वाले वीडियो में परिवार और घर, हाउस होल्ड एंड फैमिली में क्या डिफरेंस है उसको भी क्लियर किया गया है, ठीक है। उसको क्लियर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इन्होंने अपनी जो स्टडी की है महुआ में, उसकी यूनिट क्या ली है, घर, यानी कि हाउस होल्ड हिंदी में बोलते हैं, ठीक है, घर बोलेंगे। तो इनकी पूरी थ्योरी में आप ये देखने के लिए आपको मिलेगा कि अगर किसी घर के अंदर आपको कुछ ही लोग मतलब रहते हुए दिख रहे हैं, जिसमें कि मान लो हस्बैंड वाइफ है और उनके अनमैरिड बच्चे हैं, तो अगर उस इस तरीके की आपको फैमिली कहीं नज़र आती है तो देखने भर से आप ये डिसाइड नहीं कर सकते हो कि वो जॉइंट फैमिली है कि न्यूक्लियर फैमिली है। लेकिन फिर भी एक पैटर्न आपको सोसाइटी में देखने को मिलता है कि कहीं पर एक घर में कितने लोग रह रहे हैं, कहीं पे 10 लोग रह रहे हैं, कहीं 5, कहीं 7, कहीं पे उनके रिलेटिव्स भी रह रहे हैं, कहीं पे 3-4 पीढ़ियों वाले घर रह रहे हैं। मतलब उन सारे तरीके का आप पैटर्न देख सकते हो सोसाइटी में। तो इन सारी चीज़ों को लेकर के उन्होंने स्टडी करी है, ठीक है। तो वो ये चीज़ नहीं मानते हैं कि आप भाई किसी को देखने भर से आप कह दो कि ये जॉइंट फैमिली है कि न्यूक्लियर फैमिली है, ठीक है। तो इनका फिर कहना क्या है, जो कि लिखा हुआ है, संयुक्त परिवार की प्रकृति का वास्तविक आधार सदस्यों में संयुक्तता की मात्रा है। रियल बेसिस ऑफ द नेचर ऑफ जॉइंट फैमिली इज द डिग्री ऑफ जॉइंटनेस अमंग इट्स मेंबर्स। तो मतलब इनका कॉन्सेप्ट क्या है, डिग्री ऑफ जॉइंटनेस का या संयुक्तता की मात्रा का, ठीक है। और अगर परिवार की बात करें तो इनका क्या कहना है, परिवार मूल रूप से कुछ संबंधियों या नातेदारों का एक ऐसा समूह है जिसके सदस्य एक दूसरे से अंतरक्रियाएं करते हैं। और ये अंतरक्रियाएं सहयोग, प्रतिस्पर्धा, संघर्ष जैसे किसी भी रूप में हो सकती हैं, ठीक है। फैमिली क्या है, बेसिकली अ ग्रुप ऑफ रिलेटिव्स और किन्स हुज मेंबर्स इंटरेक्ट विद ईच अदर, मतलब इंटरेक्शन होना चाहिए, आपस में अंतरक्रिया होनी चाहिए, ठीक है। इसके अलावा वो अंतरक्रिया कैसी हो सकती है, चाहे वो लड़ाई झगड़े की हो, मनमुटाव हो, या एक दूसरे को कोऑपरेट कर रहे हों, या एक दूसरे से कॉम्पिटिट कर रहे हों, ठीक है, कोई भी रिलेशनशिप हो सकता है। इंटरेक्शंस कैन बी एनी फॉर्म लाइक कोऑपरेशन, कंपटीशन, कॉन्फ्लिक्ट एट्सेट्रा, ठीक है। परिवार में विभिन्न संबंधियों के बीच उनकी भूमिका पर आधारित संबंधों तथा व्यवहार के प्रतिमानों के आधार पर ही संयुक्त परिवार तथा केंद्रक परिवार के बीच अंतर किया जा सकता है। तो जैसा कि ऊपर वाली आपने लाइन पढ़ा, तो उससे ये क्लियर होता है कि परिवार की अगर हम बात करें तो उसमें बहुत सारे संबंधियों के बीच और उनकी भूमिका, मतलब वो क्या है, दादा हैं, चाचा हैं, कौन है, फादर है, पर आधारित संबंधों के आधार पर उनके क्या व्यवहार है, व्यवहार के प्रतिमानों के आधार पर ही हम संयुक्त परिवार और केंद्रक परिवार के बीच अंतर कर सकते हैं। डिस्टिंक्शन बिटवीन जॉइंट फैमिली एंड न्यूक्लियर फैमिली कैन बी मेड ओनली ऑन द बेसिस ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन, रिलेशनशिप पे फोकस है, बिटवीन डिफरेंट रिलेटिव्स इन द फैमिली बेस्ड ऑन देयर रोल्स एंड पैटर्न्स ऑफ बिहेवियर, ठीक है। मान लो
एक घर है जिसमें न्यूक्लियर फैमिली जैसा आपको देखने को मिलते हैं, मतलब फादर मदर और उनके अनमैरिड चिल्ड्रन, ठीक है। फिर उनसे ही रिलेटेड और लोग हैं जो कि गांव में रहते हैं, ठीक है। वहाँ पे दादा दादी और उनके चाचा चाची इस तरीके से रहते हैं लोग, ठीक है। तो अगर दोनों के बीच में रिलेशनशिप है, ठीक है, वो भी डिग्री ऑफ जॉइंटनेस के बेस पर होगा। अभी इसको आप और क्लियर करना, अभी आगे चल के हो जाएगा, ठीक है। तो वो लोग अपना रोल मतलब मतलब रोल अपना कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, जो उनका रोल है, ठीक है। मतलब जैसे दादा दादी का जो रोल है वो आपसे है, ठीक है। आप मान लो अलग रह रहे हो और आपका जो रोल है वो आप अपने दादा दादी के साथ निभा रहे हो, पता चला कभी मिलने ही नहीं जाते हो, तो ऐसे तो नहीं चलेगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो इनके कहने का मतलब है हम सिर्फ देखने भर से नहीं कह सकते। अगर बहुत सारे परिवार के संबंधी हैं और उनके बीच में जो भूमिका पे आधारित संबंध है, वो अगर हम देखें तो ही हम ये डिसाइड कर सकते हैं कि कोई न्यूक्लियर फैमिली है कि कोई जॉइंट फैमिली है, ठीक है। संयुक्त परिवार है कि केंद्रक परिवार। समझ गए होगे? ये लाइंस दोबारा पढ़ लेना, थोड़ा सा टफ अगर लगे। ये आपको मैंने बता दिया कि अवलोकन की इकाई घर को लिया है ना, यूनिट ऑफ ऑब्जर्वेशन हाउस होल्ड को लिया है, ठीक है। हाउस होल्ड या घर क्या होता है पिछले वाले वीडियो में आपको पता चल जाएगा अगर नहीं समझ में आ रहा है तो, ठीक है। और फिर जब इन्होंने घर देखो महुआ में गए, ये गुजरात के महुआ में गए और वहाँ पर जा कर के इन्होंने जो भी घर थे उनको ऑब्ज़र्व करने के लिए उन्हें यूनिट बनाया। समझ गए? घर अवलोकन की इकाई का मतलब क्या है, ऑब्जर्वेशन की यूनिट का। और घरों को फिर उन्होंने 4 प्रकार के घर को डिवाइड किया। उन्होंने जितने भी घर देखे उन्होंने कहा इन सभी को हम 4 प्रकारों में विभाजित कर सकते हैं, 4 टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं और उनके 2 सब टाइप्स होंगे। टोटल 6 हो गए, है ना। 4 टाइप्स एंड 2 सब टाइप्स, 4 प्रकार और 2 उप प्रकार। और किस बेस पर उन्होंने ये क्लासिफिकेशन किया, ये जो 4 टाइप्स और 2 सब टाइप्स है, किस बेस पर किया कि घर का आकार क्या है। घर का आकार मतलब उसमें रहने वाले लोगों की कितनी संख्या है, ठीक है। घर से संबंधित सदस्यों के बीच नातेदारी संबंध कैसा है, घर के सदस्यों के बीच संपत्ति पर आधारित संबंध कैसा है, ठीक है। ज़्यादा दिमाग लगाने वाली चीज़ नहीं है ना। समझ गए होगे? हाउस होल्ड साइज मतलब हाउ मैनी पीपल आर इन एनी हाउस, ठीक है। किनशिप रिलेशनशिप बिटवीन हाउस होल्ड मेम्बर्स, प्रॉपर्टी बेस्ड रिलेशनशिप बिटवीन मेंबर्स इन द हाउस होल्ड। मतलब एक तो है कि जान पहचान के लोग रहते हैं, है ना, कोई भी आकर के आपके घर रह रहा है। इसके अलावा अगर जो भी इंसान आपके घर में रह रहा है, क्या उसका उस घर की प्रॉपर्टी पर भी कोई राइट है। तो इस बेस पर, इन सारे तीनों बेस पर इन्होंने टाइप्स डिवाइड किए, ठीक है। और कौन कौन से टाइप्स थे अब जल्दी से देख लो, है ना। इसमें कुछ वैसा दिमाग लगाने वाला नहीं है, बस ये जो टाइप्स हैं इसमें आपको पता चलेगा कि कौन जॉइंट है और कौन न्यूक्लियर है, ठीक है। देखो डिवीज़न देख लो फटाफट। पति पत्नी वाले घर फर्स्ट टाइप है आपका। फर्स्ट के मतलब 2 टाइप्स बनाए हैं पहले डिवीज़न के। एक पति पत्नी वाला घर है और केवल एक सदस्य वाला घर है, ठीक है। हाउस विद हस्बैंड एंड वाइफ, हाउसेज विद ओनली 1 मेंबर, ठीक है। फिर सेकंड क्या है, वह घर जिनमें पति पत्नी तथा उनके बच्चे बिना बच्चों वाले अविवाहित पुत्र पुत्रियां रहते हैं। मतलब पति पत्नी रहते हैं और उनके बच्चे रहते हैं जिनके कोई भी बच्चे नहीं है तो मतलब शादी भी नहीं हुई है, ठीक है। वह घर जिनमें रक्त संबंधियों के अतिरिक्त कुछ दूसरे संबंधियों का भी समावेश है। मतलब जैसे आप हो, आपकी मदर फादर हैं, भाई बहन है, तो ये सब ब्लड से रिलेटेड है। इसके अलावा जो ब्लड से रिलेटेड नहीं है वो भी रहता है, ठीक है। ये सेकंड टाइप्स हो गया। दोज हाउस होल्ड वेयर हस्बैंड एंड वाइफ एंड देयर अनमैरिड डॉटर एंड सन लिव, द हाउस होल्ड इन विच अपार्ट फ्रॉम ब्लड रिलेटिव्स सम अदर रिलेटिव्स आर ऑल्सो इंक्लूडेड, ठीक है। फिर थर्ड क्या है, थर्ड वो है जिसमें
3 पीढ़ियों तक के ब्लड रिलेटिव्स रहते हैं, ठीक है। जैसे आपके दादा दादी, मदर फादर एंड यू, 3 जनरेशन, ठीक है। फिर 4th टाइप कौन सा उन्हें मिला घर का, ठीक है, जो घर में मेंबर्स जो रहते हैं, साइज देखो इसमें पता चल रहा है ना, वह घर जिनमें 4 या उससे अधिक पीढ़ियों तक के रक्त संबंधी निवास करते हैं। अब जो लोग बहुत ज़्यादा ओल्ड जनरेशन तक के भी रह रहे हैं, अगर 4 या फिर उससे ज़्यादा भी, ठीक है, हाउस होल्ड वेयर ब्लड रिलेटिव्स ऑफ 4 और मोर जनरेशन लिव, ये भी इन्हें मिला, सोचो। अब इसमें से न्यूक्लियर कौन सा है और जॉइंट कौन सा है? जो फर्स्ट और सेकंड है ना, ये दोनों कहा आईपी देसाई ने कि ये दोनों न्यूक्लियर फैमिली है या केंद्रक परिवार है, ठीक है, नोट कर लेना। फिर ये जो 3rd 4th है, इसको इन्होंने कहा जॉइंट फैमिली, ठीक है, लिखा भी हुआ है। 3rd 4th वाले को ही हम क्या कहेंगे, जॉइंट फैमिली, ठीक है। अब देसाई जी कहते हैं कि आपने इसको कह तो दिया, इस तरीके से आप डिवाइड तो कर सकते हैं, लेकिन उन्होंने फोकस किस बात पर किया कि केंद्रक परिवार केवल आवास के विशेष प्रतिमान है, सांस्कृतिक इकाई के रूप में इसे नहीं देखा जा सकता। That nuclear family is only a different pattern of household, cannot be seen as a cultural unit, ठीक है। तो इस बात से आप ये समझ सकते हो कि देसाई जी ये कहना चाहते हैं कि आप सिर्फ किसी चीज़ को देखने भर से आप कह रहे हो कि ये न्यूक्लियर है कि जॉइंट है, लेकिन आप अगर इसके अंदर की बात करो तो वो जॉइंट है कि न्यूक्लियर है ये आप नहीं कह सकते। मतलब कल्चरली वो जॉइंट है कि न्यूक्लियर ये आप नहीं कह सकते, बट आप उसको सिर्फ देखने से फिज़िकली आप कह सकते हो कि न्यूक्लियर है कि जॉइंट है। एक पैटर्न है, ठीक है, रहने का सिर्फ एक पैटर्न है, लेकिन वो आप कल्चरली नहीं कह सकते किसी को कि हाँ ये लोग जॉइंट फैमिली हैं, जैसे फॉरेन में होता है, ठीक है, ये कहते हैं वैसा नहीं है। उसके बाद क्या है, आवास में पृथकता संयुक्त परिवार के कमज़ोर होने का प्रमाण नहीं माना जा सकता। सेपरेशन इन हाउस होल्ड कैन नॉट बी कंसिडर्ड एज अ प्रूफ ऑफ डिसइंटीग्रेशन ऑफ जॉइंट फैमिली। वही मैंने कहा ना कि अगर कोई इंसान है, किसी की जॉब लग गई कहीं और, वो जाकर के कहीं और रहने लगा दूर, और उसकी वहीं पर शादी हो गई, मतलब वहीं पे उसने अपना परिवार बना लिया और वो वहीं रहने लगा, उसकी जो मूल परिवार था, जो मेन फैमिली थी, वो कहीं और थी, ठीक है। तो इसका मतलब ये तो नहीं है वो उनसे अलग हो गए हैं, ठीक है, वो हर तरीके से उनसे अलग नहीं हुए हैं। इवन प्रॉपर्टी राइट भी हो सकता है, अगर एक बेटे की कहीं और जॉब लग गई तो जो फैमिली थी उसकी वहाँ पर तो उसका राइट होगा, है ना, बेटी का भी होता है, ठीक है। और उस तरीके से उनका जुड़ा रहना और इंटरेक्शन होना भी ज़रूरी होता है। तो वही इन्होंने ये वाली लाइन कही है ना, ये सब दोबारा पढ़ लेना। उत्तराधिकार, श्राद्ध, विवाह, दैनिक जीवन में जन्म और मृत्यु आदि से जुड़े पारस्परिक कर्तव्य अथवा पवित्रता और अपवित्रता संबंधी व्यवहार वे आधार हैं जिनसे किसी परिवार की संयुक्तता या पृथकता को समझा जा सकता है, ठीक है, यहाँ पे जा सकता है। उन्होंने यह स्पष्ट किया कि संयुक्त परिवार का तात्पर्य संयुक्तता के एक प्रतिमान का पाया जाना है, संयुक्त निवास इस प्रतिमान का केवल एक हिस्सा है, ठीक है। तो इनका कहने का मतलब यही है कि लोगों का जो आपस में, आपने ऊपर जॉइंटनेस पढ़ा था ना, ये अभी डिटेल में यहाँ पे पढ़ने जा रहे हो, तो उसी के बेस पर कहते हैं कि म्यूचुअल ये लोग ड्यूटीज़ तो निभाते हैं ना, कि किसी की शादी हुई परिवार में तो जाते हैं, कोई श्राद्ध करना हुआ या दैनिक जीवन में आप, मतलब जितने भी आपके यहाँ फंक्शंस प्रोग्राम्स होते हैं फैमिली में, आप हर जगह जाते हो। ऐसा तो है नहीं किसी से कोई मतलब नहीं रखा है, आप कहीं और रहने लगे हो तो किसी की डेथ होती है, बर्थ होता है, या इस तरीके का कोई भी रिचुअल फॉलो किया जाता है जिसमें प्रोग्राम किया जाता है, तो आप शामिल होते हो। कोई बीमार होता है तो उसकी हेल्प करने भी जाते हो, है ना, हर तरीके से आप अटैच्ड हो, न्यूक्लियर नहीं हुए। वो देखने से लग रहा है न्यूक्लियर, बट रियलिटी तो ये नहीं है कि आप न्यूक्लियर हो, है ना। ये पढ़ लेना इंग्लिश वालों, ठीक है। अब हम लोग पढ़ते हैं, जानते हैं कि डिग्री ऑफ जॉइंटनेस से उनका मतलब क्या था, किन लोगों से था, कितने लोग कितना जुड़े हुए हैं। अब संयुक्तता की मात्रा को समझ लो। संयुक्तता की मात्रा किस बेस पर उन्होंने बताया कि कोई संयुक्त है कि नहीं है, तो उन्होंने कहा ठीक है, आप उसका बेस ले लो, ये 4 पॉइंट्स के बेस पर आप संयुक्तता डिसाइड कर सकते हो, ठीक है।
डिग्री मतलब कितना जुड़े हुए हैं, लो है डिग्री, ज़्यादा है ना, कि बहुत ज़्यादा है, ये आप पता कर सकते हो। ये 4 तत्व जो हैं, जो 4 एलिमेंट्स हैं, ठीक है। कौन कौन से एलिमेंट्स हैं ये सब नोट कर लेना, अगर डिग्री ऑफ जॉइंटनेस आता है तो ये सब बता देना उसमें, ठीक है। और जो पूरी कहानी है उसका जस्ट जितना भी आप समझ रहे हो वो सब अपनी भाषा में लिख देना। बिल्कुल अच्छे मार्क्स आएंगे, कोई इसमें बहुत ज़्यादा फॉर्मेलिटी दिखाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। बस अच्छे से अपना काम का प्रेजेंटेशन करना उसमें, ठीक है। कोई चीज़ बता रहे हो, जैसे डिग्री ऑफ जॉइंटनेस है, एलिमेंट्स अच्छे से हेडिंग्स वगैरह डालो, एरोज़ बना दो ये 4 पॉइंट्स के लिए, इस तरीके से काम करना, ठीक है। संयुक्त आवास के आधार पे आप कह सकते हो, संयुक्त संपत्ति के आधार पे कह सकते हो, सदस्यों द्वारा पारस्परिक दायित्व की मान्यता तथा उनकी पूर्ति, नातेदारी संबंध, इन आधार पे आप कह सकते हो कि एक जगह रहते हैं, एक या फिर संपत्ति उनकी है, राइट सबका एक ही संपत्ति में, या सदस्यों द्वारा जो एक दूसरे के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कंप्लीट करी जा रही हैं, और या जो सोसाइटी ने बोला है कि ये जैसे आप हो, आपके मदर फादर की केयर करना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सोसाइटी ने डिसाइड किया है ना। तो कोई और आपके घर पे आकर के रहने लगे, आपका कज़िन, तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि वो आपके मदर फादर की केयर करे उनके लास्ट टाइम तक, है ना। ये सोसाइटी फोर्स भी नहीं करती है, लेकिन मान्यता ये है कि आप उनकी हेल्प करोगे लास्ट टाइम तक, और आप उसको करते भी हो। तो ये सारी चीज़ें हैं। नातेदारी संबंध कैसा है, मतलब क्या रिलेशन है, ठीक है, समझ गए होगे। जॉइंट हाउसिंग, एक जगह रहते हो, या जॉइंट प्रॉपर्टी, रिकॉग्निशन एंड फुलफिलमेंट ऑफ म्यूचुअल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बाय मेंबर, किनशिप रिलेशनशिप, ये सारी चीज़ें ऊपर हम लोगों ने कर लिया है डिस्कस। फिर आते हैं, अब देखते हैं कि कहाँ पर कितनी डिग्री ऑफ जॉइंटनेस मिल रही है, ठीक है। और उस आधार पर हम बोलेंगे कि ये संयुक्त परिवार है कि केंद्रक परिवार है, ठीक है। अब ऊपर जो उन्होंने 4 डिवीज़न किए थे ना परिवार के, वो सारे आप एक जगह नोट करके रखो और इनको रखो, तो सब कुछ एकदम क्लियर हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें नोट करते हुए चलना। अगर 0 लिखा हुआ है, अगर 0 है डिग्री ऑफ जॉइंटनेस, बिल्कुल नहीं है, तो उसको हम क्या कहेंगे, न्यूक्लियर फैमिली। यहाँ न्यूक्लियस लिखा है, न्यूक्लियर फैमिली या केंद्रक परिवार। उसमें इस परिवार में कौन लोग रहेंगे, या तो विधवा रहेगी, या विधुर रहेगा, या एक अविवाहित व्यक्ति रहेगा, या अविवाहित दंपत्ति भी हो सकते हैं, और उनकी संतानें। ऐसे परिवार का दूसरे घरों से लेकिन कोई भी संबंध नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब देखो, इन्होंने क्लियर कर दिया ना कि दूसरे घरों से कोई संबंध नहीं होना चाहिए, यानी कि इनका कहीं पर भी संयुक्त संपत्ति नहीं होगी, और कहीं पर कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होगी, किसी के साथ किनशिप नहीं है, ठीक है सब। तो यहाँ पे 0 है, डिग्री ऑफ जॉइंटनेस 0 है ना। क्लियर हो गया होगा। विडो, विडोवर, अनमैरिड पर्सन, अ मैरिड कपल एंड देयर अनमैरिड चिल्ड्रेन, सच फैमिली हैज़ नो रिलेशन विद अदर हाउस होल्ड। ओके, क्लियर हो गया होगा। कुछ प्रॉब्लम हो तो बताना, क्योंकि अगर ज़्यादा ऐसे डिस्क्राइब करने बैठूंगी तो फिर टाइम हो जाएगा ना। निम्न स्तर की संयुक्तता, केंद्रक परिवार उसको भी कहेंगे। लो लेवल ऑफ जॉइंटनेस, लो लेवल ऑफ डिग्री ऑफ जॉइंटनेस कह सकते हो, न्यूक्लियर फैमिली कहलाएगी। और ऐसे लोग, ऐसा परिवार कैसा होगा, पारस्परिक दायित्व और कोई दूसरा नातेदार नहीं रहता होगा, पारस्परिक दायित्व होगा, ठीक है। आपस में जितने लोग रहते हैं उनका आपस में दायित्व तो होगा, लेकिन यहाँ पर कोई दूसरा नातेदार नहीं रहता होगा जिसका उसकी संपत्ति पर अधिकार हो, ठीक है। म्यूचुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी, जितने लोग परिवार में हैं उनकी आपस में तो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बट वहाँ की जो प्रॉपर्टी है वो किसी एक ही पर्सन के हाथ में है, ठीक है। वहाँ पर कोई ऐसा इंसान नहीं रहता है जिसका उसकी प्रॉपर्टी पर राइट हो, मतलब कोई ऐसा लंबा परिवार नहीं है ना, कि प्रॉपर्टी का डिवीज़न हो, बट हाँ आपस में लोग एक दूसरे की हेल्प, केयर या चीज़ों में शामिल होते हैं, ठीक है। देयर इज़ नो रिलेटिव हु हैज़ रिलेशनशिप बेस्ड ऑन देयर जॉइंट फैमिली। फिर थर्ड है, संयुक्तता की मात्रा संपत्ति संबंध के कारण कुछ अधिक। अब ये जो सेकंड वाला था उससे थर्ड वाले में डिग्री ऑफ जॉइंटनेस कुछ हद तक ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पर संपत्ति का संबंध है, इसके अलावा बहुत सारे केंद्रक परिवारों का आपस में संबंध है, ठीक है। आपस में इंटरेक्शन होता है, आपस में चीज़ों का
आदान प्रदान होता है ना? जाते हैं लोग एक दूसरे के घर किसी भी फंक्शन में, ठीक है? द डिग्री ऑफ जॉइंटनेस इज समवॉट हायर बिकॉज ऑफ द प्रॉपर्टी रिलेशनशिप। यहाँ पे इंटरकनेक्टेडनेस की जगह पर क्या कर सकते हो? रिलेशनशिप कर सकते हो, रिलेशनशिप ऑफ मल्टीपल न्यूक्लियर फैमिलीज, है ना? बहुत सारी फैमिलीज है, अगर न्यूक्लियर है लेकिन वो, और उनका आपस में रिलेशनशिप है, तो मतलब क्या है कि यहाँ पर जो संपत्ति सॉरी जो डिग्री ऑफ जॉइंटनेस है, जो संयुक्तता की मात्रा है, वो कुछ हद तक ज़्यादा होगी। देखो जैसे आप हो, आपके दादा दादी और नहीं है अगर अभी, और आप अपने मम्मी पापा के साथ रहते हो और आपकी शादी नहीं हुई है, ठीक है, यानी कि हस्बैंड वाइफ एंड देयर अनमैरिड चिल्ड्रन। इसके अलावा आपके चाचा चाची जी भी हैं, जो कि एक अपने दादा दादी जहाँ पे आपके रहते थे वहीं पर वो लोग रहते हैं, और उनके भी अनमैरिड बच्चे हैं, ठीक है? तो कहने का मतलब आप तो अलग रह रहे हो, ठीक है? वो लोग आपकी दादा दादी जी की ज़मीन पर रह रहे हैं और दादा दादी जी अब नहीं रहे, ठीक है? तो क्या होगा, आप भी एक न्यूक्लियर फैमिली, वो भी एक न्यूक्लियर फैमिली, या और भाई होते तो वहाँ पर भी, तो सबका रिलेशनशिप आपस में मतलब आपस में इंटरेक्शन होता, अगर कोई भी किसी के घर शादी हो रही है, इस तरह की चीज़ें। इसके अलावा संपत्ति संबंध है, ठीक है? जहाँ पे दादा दादी जी की ज़मीन है, वहाँ पर उन सबका हक है, अधिकार है। तो क्या होगा, संपत्ति से संबंधित यहाँ पर रिलेशनशिप, प्रॉपर्टी रिलेशनशिप आपको देखने को मिल रहा है, और बहुत सारी न्यूक्लियर फैमिलीज़ का भी आपस में रिलेशनशिप मिल रहा है। तो यहाँ पर थोड़ा सा संयुक्तता की मात्रा ज़्यादा हो गई, ठीक है, थर्ड वाली से, सॉरी सेकेंड वाली से। अब यहाँ पर जो फोर्थ वाली है, यहाँ पर संयुक्तता की मात्रा सबसे ज़्यादा है, ठीक है? जो अभी तक जितना पढ़ा आपने, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, उन सबसे ज़्यादा यहाँ पर है, ठीक है? इसको सीमांत संयुक्त परिवार भी कहेंगे। हाई डिग्री ऑफ जॉइंटनेस, यहाँ पर उच्च मात्रा में संयुक्तता दिख रही है। मार्जिनल जॉइंट फैमिली कहते हैं इसको। अब देख लो मार्जिनल जॉइंट फैमिली में क्या होता है, ये सब अगर शॉर्ट नोट में आता है तो बता देना। पति पत्नी, उनके बच्चे रहते हैं। पति पत्नी में से किसी के माता पिता या कुछ अन्य आश्रित सदस्य रहते हैं किसी परिवार में, तो उसको क्या कहेंगे हम? मार्जिनल जॉइंट फैमिली या सीमांत संयुक्त परिवार। इमेजिन आप हो, आपके मदर फादर हैं, ठीक है, और इसके अलावा मदर फादर के भी मदर फादर अगर साथ में रहते हैं, और इसके अलावा बुआ जी भी रहती हैं आपकी, वो आश्रित सदस्य हो गई बुआ जी, है ना? और जो आपके दादा दादी जी भी रह सकते हैं आपके साथ, या आपके नाना नानी जी भी आपके साथ रह सकते हैं, ठीक है? मामा भी साथ रह सकते हैं, बुआ भी साथ रह सकती हैं। तो इस तरीके के अगर कोई घर देखने को मिल रहा है कि इतने सारे लोग किसी घर में रह रहे हैं, तो यहाँ पर डिग्री ऑफ जॉइंटनेस उच्च मात्रा में, हाई डिग्री है, ठीक है? संयुक्तता की मात्रा अधिक है। तो इस तरीके के ही फैमिली को आप क्या कहते हो? मार्जिनल जॉइंट फैमिली कहते हो, ठीक है? स्पाउस यानी कि हस्बैंड एंड वाइफ, ठीक है, एंड देयर चिल्ड्रन, यहाँ पे फादर एंड हस्बैंड एंड वाइफ कर लेना स्पाउस की जगह। पेरेंट्स ऑफ ईदर ऑफ द स्पाउसेस, मम्मी या पापा में से किसी के भी, यानी पति और पत्नी किसी के भी पेरेंट्स साथ में रह सकते हैं, या फिर कुछ अदर, या अगर वो लोग नहीं भी रहते हैं, है ना, जैसे कि ऊपर बताया, अगर मान लो मदर फादर नहीं भी रहते हैं किसी के, तो भी वो मार्जिनल जॉइंट फैमिली कहलाएगी, ठीक है? लेकिन अगर उसके साथ वो नहीं रहते हैं, मदर फादर के भी मदर फादर यानी कि दादा दादी और नाना नानी नहीं रहते हैं, उसके बदले में कुछ आश्रित सदस्यों का, डिपेंडेंट मेंबर्स का रहना ज़रूरी है, ठीक है? डिपेंडेंट मेंबर्स में आपके बुआ फूफा, सॉरी बुआ जी, ओनली बुआ, ठीक है, और मामा जी, या हाँ इस तरीके के लोग, या चाचा हो सकते हैं, है ना? मतलब कुछ ऐसे लोग जिनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर है, ठीक है? तो ये सब हो गया मार्जिनल जॉइंट फैमिली। देन आता है आपका फिफ्थ, संयुक्तता की मात्रा सबसे ज़्यादा पाई जाती है जहाँ पर, उसको क्या कहते हैं हम? ट्रेडिशनल जॉइंट फैमिली, ठीक है? हाईएस्ट डिग्री ऑफ जॉइंटनेस, जिसको जहाँ पे क्या है? परंपरागत संयुक्त परिवार या ट्रेडिशनल जॉइंट फैमिली है ये। यहाँ पर कितने लोग रहते हैं? 3 या 3 से ज़्यादा सदस्य यहाँ पे रहते हैं, ठीक है? सभी सदस्य
जहाँ पे रहते हैं उन सबका उस प्रॉपर्टी पर रिलेशनशिप है, सॉरी अधिकार है, ठीक है। 3 और मोर जनरेशंस रिसाइड ऑल मेंबर रिलेटेड टू अ कॉमन प्रॉपर्टी, ठीक है। ऑल्सो परफॉर्म ड्यूटीज टुवर्ड्स ईच अदर। इसमें देखो संयुक्तता की मात्रा के जितने भी एलिमेंट्स थे ना, डिग्री ऑफ जॉइंटनेस के जितने भी तत्व थे, वो सारे के सारे इसमें हैं, इसलिए यहाँ पे हाईएस्ट डिग्री ऑफ जॉइंटनेस मिल रहा है। और ये ट्रेडिशनल जॉइंट फैमिली है, यहाँ पे 3 या 3 से ज़्यादा पीढ़ियों के सदस्य जो आईपी देसाई को मिले हैं, ठीक है। तो इस तरीके से इन्होंने डिग्री ऑफ जॉइंटनेस के बारे में बताया, ठीक है। और जो फर्स्ट वाला पार्ट था आपका, उससे उसकी उन सारी बातों को बता करके आप यहाँ पे कंक्लूजन में लिख सकते हो, सारी बातों को कंक्लूड कर सकते हो, ठीक है। इसके अलावा आपको क्या बताना होगा कि जो कंक्लूज़न इनकी स्टडी का निकला है वो क्या है, वो सुन लो बहुत ध्यान से, ठीक है, बताना उसके बाद। हाँ, तो देखो इन्होंने कहा कि जितने भी हमने महुआ में परिवारों की स्टडी की, उसमें 95% ये बताना होगा आपको, ये सारी बातें 95% हाउस होल्ड्स या घर ऐसे थे जिसमें किसी ना किसी तरीके से तो जॉइंटनेस पाई ही जा रही थी, है ना। संयुक्तता की भावना मौजूद थी, ठीक है। फीलिंग ऑफ जॉइंटनेस मौजूद थी। कितने थे घर? 95%, ठीक है। 21 जो घर थे, 21%। अब ये नहीं बताया उन्होंने कि मतलब ये नहीं लिखा हुआ है कि कितने घर लिए थे टोटल, बट उसमें से 95% ऐसे थे जिसमें किसी ना किसी टाइप की जॉइंटनेस की फीलिंग थी, है ना, संयुक्तता की भावना थी। 21% घर उन्हें ऐसे मिले जहाँ पर जो फोर्थ लास्ट पॉइंट देखा था आपने ना, फिफ्थ वाला पॉइंट, जहाँ पे हाईएस्ट डिग्री ऑफ जॉइंटनेस थी, यानी कि परंपरागत संयुक्त परिवार, ट्रेडिशनल जॉइंट फैमिली मिली उन्हें कितनी? 21%, ठीक है। इसके अलावा 17% उन्हें ऐसे घर मिले जहाँ पर प्रॉपर्टी राइट के कारण आपस में लोग जुड़े हुए थे, ठीक है, यानी कि संपत्ति के आधार पर एक दूसरे से जुड़े हुए थे लोग, ठीक है। उसके बाद 17 हो गया। 21% लोग कौन लोग थे यहाँ पर? अच्छा, 21% बता दिया कि परंपरागत संयुक्त परिवार था, है ना। 17% प्रॉपर्टी की वजह से। 27% घर जो थे वो किस लिए थे? 27% लोग ऐसे थे जिनका कोई प्रॉपर्टी राइट वगैरह तो नहीं था, लेकिन एक दूसरे के ऊपर एक दूसरे से जुड़े हुए इसलिए थे क्योंकि एक दूसरे के लिए वो लोग कर्तव्यों का निर्वाह कर रहे थे। मतलब जैसे फादर मदर की हेल्प करना पड़ेगा, ठीक है, भले ही प्रॉपर्टी राइट नहीं है वहाँ पर। या जैसे फादर हैं तो उनको अपनी सिस्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठानी है अगर मदर फादर नहीं रहे, या मदर फादर नहीं उनकी इनकम इतनी ज़्यादा है, यानी कि दादा दादी जी की उतनी इनकम नहीं है, तो फादर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो बुआ जी के फ्यूचर के बारे में सोचें, है ना, उनको स्टैब्लिश करें, उनकी शादी वगैरह करें या पढ़ाएं उनको, ठीक है। तो इस तरीके से जो कर्तव्यों के आधार पर, है ना, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के आधार पर लोग जुड़े हुए थे एक दूसरे से। भले ही न्यूक्लियर फैमिली में रह रहे थे, बट सब परिवार एक दूसरे से जुड़े हुए थे रिस्पॉन्सिबिलिटी के बेस पर। तो ऐसे उन्हें 27% घर मिले, ठीक है। फिर 30% घर कैसे थे? जो आपने अभी पढ़ा, सीमांत संयुक्त परिवार, जिसमें एक फैमिली के अंदर मम्मी पापा, आप लोग जैसे बच्चे, और साथ में मम्मी पापा के मम्मी पापा यानी कि नाना नानी जी या दादा दादी जी, या कोई अदर रिलेटिव्स जिसका आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाना है, वो रहता है, यानी कि मार्जिनल जॉइंट फैमिली 30% मिली, ठीक है। ये सब अच्छे से नोट कर लेना, ये सब बताना पड़ेगा अगर स्टडी लिखने को आती है तो इस तरीके से आप लोग देख रहे हो ना कि ज़रूरी नहीं कि अगर प्रॉपर्टी की वजह से ही लोग एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, बहुत सारे ऐसे रीजंस हैं जिसकी वजह से लोग एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, और भले ही वो हमें दिखाई दे रहे हैं न्यूक्लियर तरीके से रहते हुए, न्यूक्लियर फैमिली के, बट वो लोग न्यूक्लियर नहीं हैं, ठीक है। जैसे फॉरेन में लोग जिन चीज़ों को हम जिन फैमिलीज़ को न्यूक्लियर कहते हैं, वैसी न्यूक्लियर फैमिलीज़ हमारे यहाँ नहीं है, है ना। हम हर परिवार को उठा करके न्यूक्लियर कह देते हैं। आप लोग भी अपने आप को कह देते हो कि हम लोग न्यूक्लियर फैमिली में रहते हैं, बट आईपी देसाई के अकॉर्डिंग ये चीज़ गलत है, ठीक है।
और इसका पूरा कंक्लूज़न आपको पार्ट 1 में मिल जाएगा, ठीक है? वो सारी चीज़ें एट द एंड आप लोग कंक्लूज़न में लिख सकते हो। लेकिन ये बच्चों ये मत सोचिएगा कि आप लोग किसी को भी बोलो कि आप मैं न्यूक्लियर फैमिली में नहीं हूँ, मैं जॉइंट फैमिली में हूँ। एक जो यहाँ पे प्रचलित जो परिभाषा है, जो डेफ़िनेशन हमारे यहाँ है न्यूक्लियर फैमिली की, वो इसी तरीके की है कि किसी को भी देखो अगर वो लोग फादर मदर और उनके अनमैरिड बच्चे हैं तो मतलब उसको न्यूक्लियर ही कह देते हैं लोग। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि जॉइंट फैमिली में रहते हो कि न्यूक्लियर फैमिली में, तो आप कहोगे आईपी देसाई के अकॉर्डिंग मैं तो जॉइंट फैमिली में हूँ, बट इन जनरल क्या हो आप न्यूक्लियर फैमिली में हो, है ना? इन केस यू आर लिविंग विद योर मदर फादर ओनली, है ना? तो आपको पता चल गया, ये भी क्लियर हो गया होगा ना न्यूक्लियर फैमिली किसको कहते हैं इन जनरल, कि मम्मी पापा रहते हैं और उनके अविवाहित बच्चे रहते हैं। अगर बच्चों की शादी हो गई और उनके बच्चे हो गए तो इस तरह से वो जॉइंट फैमिली बन जाती है, ठीक है? तो फिर ये क्लियर हो गया होगा। अब मैं आप लोगों को राधा कमल मुखर्जी का वैल्यूज़ दे देती हूँ, है ना? वो बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में आता है, ठीक है?